गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? ठीक हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब होमवर्क बताओ क्या दिया था आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 6 दिया था ना। लो फटाफट मैच कर लो। आंसर दे रखा है तो बताओ, कोई डाउट हो तो इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे 5 किया था। सिक्स में, हाँ 5 जैसे किया था आपने, 6 में भी आप वैसे ही कर सकते हो कि ब्रैकेट में रीजन लिख दो, या फिर आप नीचे लिख सकते हो रीजन ना। मतलब इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का आएगा, तो उसके लिए आप ये अमाउंट निकाल रहे हो प्लस के 2-4 लाइन की थ्योरी लिख दो, वो सफिशिएंट है। तो इतना बड़ा लेंथी पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 7th में कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन के नीचे कौन सी लाइन है? वेदर 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 whether or not such services were rendered in India, or whether or not the non-resident has a residence or place of business or place business connection in India। मतलब ये कि भाई चाहे हाँ, तो एक्सप्लेनेशन लिख रखा है कि इनकम जो होती है, जो टेक्निकल सर्विसेज की है, फ्रॉम सर्विसेज यूटिलाइज इन इंडिया, सर्विसेज यूज इंडिया में होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि वो सर्विस दी कहां से गई थी, क्या वो सर्विसेज इंडिया में रहते हुए दी गई थी या इंडिया से बाहर बैठे बैठे दी गई थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सर्विसेज का एंड यूज कहां होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये था इसमें क्वेश्चन में। इसके अलावा नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, सारे प्रोविजन चेक हो जाएंगे। तो सर इसको एक एक करके मैच कराऊंगा। सबसे पहले पहला पॉइंट ये मैच करो, क्या आपने सही टैक्सेशन किया है? पहले पॉइंट में डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, क्या बता दूं? पहला पॉइंट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब है कि कोई यूके, यूके का मतलब होता है बेटा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन। ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का मतलब है कि भाई इनकम अक्रू ब्रिटेन में हुई है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। तो जब इनकम अक्रू ब्रिटेन हुई है और रिसीव भी ब्रिटेन हुई है, आधी इनकम 5,000 रिसीव हुए हैं बाहर और 5,000 रिसीव हुए हैं इंडिया में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 10,000 के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। इस 5,000 को अलग करना पड़ेगा और इस 5,000 को अलग करना पड़ेगा। जो ऊपर वाले 5,000 हमें रिसीव हुए हैं ब्रिटेन में, उनको अलग करना है, और जो नीचे वाले 5,000 रिसीव हुए हैं इंडिया में, उसको अलग करना है। जो ऊपर वाले 5,000 रिसीव हुए हैं ब्रिटेन में, वो तो इनकम नंबर बनेंगे 3, क्योंकि अक्रू ब्रिटेन में था, रिसीव भी ब्रिटेन में, इनकम नंबर 3। और इनकम नंबर 3 सिर्फ टैक्सेबल होता है ओआर को। और नीचे वाले 5,000 जो है वो इंडिया में रिसीव हुए हैं, वो इनकम नंबर बनेंगे 1 बनेंगे, तो तीनों को टैक्सेबल होंगे। तो तभी आप देखोगे तो यहां पे आंसर में 5,000 तो तीनों को टैक्सेबल है, और 5,000 सिर्फ और सिर्फ पहले को टैक्सेबल है। तो टोटल 10,000 टैक्सेबल हो गया पहले को, और बाकी दोनों को टैक्सेबल हो गया सिर्फ 5 और 5। बताओ, आ गया समझ अब बेटा? ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है, हाँ रीजन लिखना है, बिल्कुल लिखना है। रीजन लिखा होगा इन्होंने, नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा पता है? अब हो इतने बड़े ज्यादा पॉइंट्स थे ना, इतने सारे पॉइंट्स थे, तो ये पॉइंट्स मान लो, गिनो कितने हैं टोटल? 20 पॉइंट हैं। अगर ये क्वेश्चन मान लो आया 5 नंबर का या 8 नंबर का, तो भाई आप उसके लिए रीजन थोड़ी लिखोगे, क्योंकि 20 पॉइंट है। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तब भी मेरे को रीजन नहीं लिखना, क्योंकि भाई आधे नंबर का तो मेरे को पॉइंट आप दोगे ना, कि आधे नंबर की तो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, और आधा नंबर क्या कहते हैं, रीजन का होता है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आए ना, तो मानते हैं कि अपन रीजन लिखना चाहिए। तो अब हर एक में रीजन लिखने बैठ जाओगे तो 20 पॉइंट हो तो फिर 20 नंबर का बन जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए इन्होंने रीजन नहीं लिखे।
अदरवाइज क्या कहते हैं, आपको पेपर में इतने सारे पॉइंट नहीं आएंगे, इसमें से छांट कर कोई 6 7 8 पॉइंट आएंगे और वो 6 7 नंबर का 8 नंबर का आएगा, तो उस केस में आपको हर पॉइंट का रीजन लिखना है। इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 20 पॉइंट है और 6 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ऊपर कभी आता ही नहीं होता रजिस्टर स्टेटस का क्वेश्चन। 8 नंबर के लिए अपन रीजन नहीं लिखेंगे इन 20 पॉइंट के। तो ये है बेटा। इसके अलावा अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, वो मैच करो। इस सेकंड पॉइंट में कोई डाउट हो तो बताओ। सेकंड पॉइंट देखो, मैच करो। सेकंड पॉइंट में डाउट हो तो बताओ, बोलो बोलो बोलो। इसके बाद थर्ड पॉइंट मैच करो। थर्ड पॉइंट में डाउट है तो बताओ। हाँ जी, सेकंड पॉइंट में डाउट है। सेकंड पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई और 50% रिसीव हुआ है इंडिया में। बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, बिजनेस चेन्नई में है, चेन्नई का मतलब इंडिया। जब इंडिया का बिजनेस है तो अक्रू इन इंडिया, जब अक्रू इन इंडिया हो गया तो इनकम नंबर 1 बन गई। रिसीव देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब अक्रू इंडिया में हो गया तो इनकम नंबर 1 और इनकम नंबर 1 विल बी टैक्सेबल टू ऑल, तो इसीलिए रिसीव देखने की जरूरत नहीं है। इन कई बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर ये इनकम नंबर 1 है और एक इनकम नंबर 2 भी हुआ करती थी जो कि था बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। वो अलग वर्ड है, वो है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ये तो बिजनेस है ही इंडिया में, इंडिया में सामान बेच रहा हूं मैं। वो होता है कि सामान तो मैं बाहर बेच रहा हूं बट उसका कंट्रोल कहां है, इंडिया। वो इनकम नंबर 2 में आता है। ठीक है, तो ये तो इनकम नंबर 1 है और इनकम नंबर 1 जो है वो सबको टैक्सेबल हो जाता है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट में। देखो तीसरे पॉइंट में कोई डाउट है तो। हाँ जी, नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट फर्स्ट जैसा ही होगा। लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑन सेल ऑफ प्लांट्स, प्लांट एट जर्मनी। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, फर्स्ट पॉइंट जैसा ही सेम लॉजिक होगा फिफ्थ पॉइंट का भी। तो ये है। नेक्स्ट है जी, देखो अगला पॉइंट 70 70 40, ध्यान से करना। देखो ये पॉइंट है बेटा, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। जर्मनी का बिजनेस है मतलब अक्रू बाहर हुआ है, तो अक्रू बाहर हुआ है। अब देखना पड़ेगा रिसीव कहां हुआ है, तो रिसीव इन आउट ऑफ विच 40,000 रिसीव इन इंडिया। तो इसके दो हिस्से कर लो, इस 70 के दो हिस्से कर लो, 70 के दो हिस्से कर लो आप। 70,000 70,000 में से हाँ 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 40,000 आपका अलग कर लो, 30,000 आपका अलग कर लो। जो 40,000 है वो तो लिख रखा है कि भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, अक्रू बाहर हुआ, कंट्रोल दिल्ली से है, मतलब इनकम नंबर 2 है। तो ये तो बन गई इनकम नंबर 2। और इनकम नंबर 2 किसको टैक्सेबल होती है आपको पता है। और थर्ड तो बाकी का जो पैसा है आउट ऑफ विच, नहीं 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 उल्टा बोल दिया, 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया है। तो 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया है, रिसीव्ड इंडिया का मतलब इनकम नंबर 1 बन गई। रिसीव इन इंडिया है तो इनकम नंबर 1 बन गई। वैसे तो क्या था, जर्मनी का बिजनेस है, इनकम नंबर 3 बननी चाहिए, बट क्योंकि रिसीव इन इंडिया है तो इसलिए इनकम नंबर बन गई 1, 40,000 रुपए। जहां तक बात आती है बाकी की 30,000 रुपए की, बिजनेस जर्मनी का है तो इनकम नंबर 3 बननी चाहिए, बट कंट्रोल इंडिया में है तो इनकम नंबर 2 बनेगी। और ये 30,000 तो रिसीव बाहर हुए हैं तो 2 ही बनेगी, ये 1 में नहीं आएगी। 1 में तब आती है जब रिसीव इन इंडिया होता। तो ये जो सेकंड जो 30,000 रुपए ये बनेगी इनकम नंबर 2। 40,000 रुपए जो है वो रिसीव इन इंडिया है, रिसीव इन इंडिया की होने की वजह से इनकम नंबर 1 बन जाएगी और वो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि ओआर को, एनओआर को और एनआर को। लेकिन जो बाकी के 30,000 रुपए हैं वो इनकम नंबर 2 बनेगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है इसलिए इनकम नंबर 2 बनेगी, और कंट्रोल कंट्रोल इन इंडिया है तो इनकम नंबर 2 बनेगी, और इनकम नंबर 2 बनेगी तो वो टैक्सेबल होगी ओआर को और एनओआर को। ये होता है बेटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका
ये 70,000 वाला पॉइंट, तो तभी क्या कर रखा है 70,000, तो देखो ओआर और एनओआर को तो क्या कहते हैं, दोनों टैक्सेबल हो रहे हैं 70,000, और लास्ट जो एनआर है उसको जो है क्या कहते हैं 30,000 रुपए टैक्सेबल होगा। नहीं, एनआर को सिर्फ 40,000 टैक्सेबल होगा, तो ये आ जाएगा 70-70-40, ये लिख दिया मैंने। बोलो बेटा इस पॉइंट में और कोई डाउट बचा हो तो। नेक्स्ट है जी, पॉइंट नंबर कौन सा है, हाँ 7th, इसमें देखो 15-15-15 सबको टैक्सेबल। बेटा बिजनेस दिल्ली का है ना, दिल्ली का बिजनेस है तो इनकम नंबर 1 सबको टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक मैच करो, यहां तक मैच करो। नेक्स्ट देखो, लंदन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, लंदन में है तो अक्रू लंदन में हुआ, और अक्रू लंदन में हुआ तो सिर्फ क्या कहते हैं अपना एक ही बंदे को टैक्सेबल होगा, रिसीव भी लंदन में हुआ है, लिख रखा है डिपॉजिटेड इन द बैंक इन लंदन, रिसीव भी लंदन में हुआ है, अक्रू भी लंदन हुआ है, टैक्सेबल किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ ओआर को। आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने 30% तो माइनस किया नहीं, आपने कल तो कराया था कि जब भी घर का रेंट मिलता है तो उस पर 30% माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां तो आपने माइनस किया नहीं, क्योंकि यहां वर्ड यूज किया हुआ है उसने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि उन्होंने वहां वर्ड यूज किया था रेंट। रेंट और इनकम का फर्क क्या मतलब है, रेंट में से वो 30% माइनस करने के बाद निकलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी वो 30% माइनस कर रखा है। जब रेंट होता है, रेंट, रेंट का मतलब मेरे को अकाउंट में मिला, उसमें से मैं 30% माइनस करता हूं जो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड है, और फिर जो मैं लास्ट में आता है वो आता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम क्या है। तो इन्होंने ऑलरेडी ये दे रखा है, इसका मतलब 30% ऑलरेडी माइनस हो चुका है, दोबारा माइनस नहीं करूंगा, तभी एग्जैक्टली 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट में कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन इंडियन कंपनी, अरे इंडियन कंपनी है तो इसका नंबर हो, इसका मतलब हो गया इनकम नंबर 1 है तो सबको टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडेड इन इंडिया, रेंडेड इन इंडिया, सर्विस इंडिया में दी गई, सर्विस इंडिया में दी गई, इनकम नंबर 1 टैक्सेबल हो जाएगा सबको। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, मुंबई बिजनेस मुंबई, इनकम नंबर 1 टैक्सेबल हो जाएगा सबको। प्रॉपर्टी नेपाल में है, रिसीव भी वहां हुआ, इनकम नंबर 3, इनकम नंबर 3, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नेपाल में है, तो प्रॉपर्टी नेपाल में है तो इसलिए क्या कहते हैं अपना रिसीव भी बाहर होगी, और इसलिए इनकम नंबर 3 जो है सिर्फ एक को टैक्सेबल होता है ओआर को। ये पॉइंट नया है आप लोगों के लिए, तो पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम बोट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये किसी में भी टैक्सेबल क्यों नहीं करी, कम से कम ओआर में तो होना चाहिए था। देखो ये है पास्ट इनकम, पास्ट का मतलब पता है क्या होता है, पुराने सालों की इनकम, पुराने सालों की इनकम अनटैक्स्ड मतलब उसने पिछले सालों में टैक्स नहीं दे रखा, अब पिछले सालों में टैक्स नहीं दे रखा, उसको देना चाहिए था, तो ये जो पुराने सालों की इनकम है उसके ऊपर टैक्स देना चाहिए था, नहीं दे रखा, तो टैक्सेबल होगी ये, लेकिन इस साल नहीं होगी, टैक्सेबल कब होगी, पिछले साल। हमारे इनकम टैक्स का रूल है जिस साल की इनकम उसी साल टैक्सेबल होती है। मान लो आप किस साल में टैक्स नहीं देते हो उसके ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि वो अगले साल टैक्सेबल हो जाएगी, आपकी पुराने साल के का ही नोटिस आएगा आपको। मान लो 5 साल पहले मैंने कोई 5 लाख जमा कराए थे मेरे बैंक अकाउंट में, जिसको मैंने रिटर्न में शो नहीं किया, तो वो 5 लाख रुपए का नोटिस मेरे को 5 साल पहले वाला आएगा, और उसी का जो है क्या कहते हैं मेरे को अपना नोटिस आएगा, 5 साल पहले की रिटर्न खुलेगी मेरी, इस साल में टैक्सेबल नहीं होगा। तो जिस साल की इनकम है उस साल टैक्सेबल होता है, ये हमारे इनकम टैक्स का रूल है। हाँ, प्रोविजन भी उसी साल के लगेंगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, टैक्स का जो स्लैब रेट है वो भी उसी साल का लगेगा,
जिस साल की इनकम है उस साल टैक्सेबल होती है। तो इस साल अपने को तो 25-26 करना है, 25-26 में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा इसमें से। नेक्स्ट है बेटा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, मतलब इनकम मिली वहां पर है, नेपाल की जमीन है, तो इनकम नंबर बन जाएगी 3, टैक्सेबल हो जाएगी सिर्फ ओआर को। अब बच्चे बोलेंगे सर एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जम्प्ट होनी चाहिए। भाई इंडिया की जमीन एग्जम्प्ट होती है क्या? बढ़िया आपने जवाब दिया, कमाल हो गया। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या सेटअप इन इंडिया का मतलब इनकम नंबर बन गई 2, तो इसलिए 2 बंदों को टैक्सेबल हो गई। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, शादी पे जो भी मिलता है ना वो एग्जम्प्ट होता है। ये पॉइंट कराया नहीं है मैंने, अदर सोर्सेज चैप्टर में कराऊंगा। खुद की शादी पे जितना मर्जी गिफ्ट मिले, करोड़ों, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, सब एग्जम्प्ट है। खुद की शादी पे कुछ मर्जी मिले, सब एग्जम्प्ट है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एसबीआई में आपने जमा कराया था, इंडिया में बैंक है, इसका मतलब इंटरेस्ट इनकम नंबर बनेगी 1, सबको टैक्सेबल हो जाएगी, तीनों को टैक्सेबल होगी। इनकम नंबर 1 बन जाएगी, सबको टैक्सेबल हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाँ जी, गिफ्ट वाले से पहला पॉइंट बताया तो था, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन केन्या का है बट सेटअप इन इंडिया। याद करो आपको इनकम नंबर 2 में क्या लिखवाया था, या तो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है तो इनकम नंबर 2 बनती है। रिसीव्ड देयर, रिसीव्ड हुई केन्या में, अगर इंडिया में रिसीव हो जाती तो इनकम नंबर 1 बन जाती, बट अभी भी ये इनकम नंबर 2 बनी रहेगी क्योंकि प्रोफेशन सेटअप कहां है? इंडिया में। प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है, और वैसे हम जाकर ऑडिट वगैरह कहां कर रहे हैं? केन्या, मतलब काम जाकर केन्या में कर रहे हैं, बट उसका सेटअप कंट्रोल इंडिया में है, तो इसीलिए इनकम नंबर 2 बनेगी और 2 बंदों को टैक्सेबल होगी। बट स्पेंट इन इंडिया का मतलब क्या भाई? यार केन्या से मैं इनकम कमाता हूं और केन्या से घुमाकर पैसा मैं इंडिया ले आता हूं, रेमिट हो गया ना ये तो। पहली बार लक्ष्मी कहां मिली थी? केन्या में, तो वो अपना इनकम नंबर 1 नहीं बनेगी ना, केन्या में लक्ष्मी मिली है। हाँ जी, गिफ्ट अगर वेडिंग पे ना होता, कितना गिफ्ट मिला था? गिफ्ट मिला था 20,000, ये तो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है। 50,000 से कम का गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है सबको, 50,000 से कम का गिफ्ट सबको एग्जम्प्ट है। तो 50,000 से कम मिलता है ना तो सबको एग्जम्प्ट है, उसमें कोई चक्कर नहीं है, शादी की बात ही नहीं है। हाँ जी, नहीं केन्या वाली अक्रूड इंडिया में क्यों मानोगे? सेटअप, सेटअप वर्ड दो सेकंड वाली इनकम में लिखवाया था, नोट्स पढ़ो आप, पहले खोलो वो जहां पर लिखा हुआ था, जहां इनकम नंबर 1 2 3 लिखवाया था वो पढ़ो आप। तो मैं आपको बताता हूं, इनकम नंबर 1 2 3 जहां लिखवाया था वहां सेटअप, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया में 2 था, 1 नहीं था बेटा। पेज नंबर बताओ मेरे को, कितना? 164, बस। अभी तक इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अभी तक 64 पेज पे पहुंचे हैं। ये देखो, जो ना तो अक्रू इंडिया में हुई हो ना रिसीव इंडिया में हुई हो, लेकिन प्रोफेशन सेटअप इंडिया में हो, तो इनकम नंबर 2 बनती है। ठीक है, इसके बाद वापस आते हैं। हाँ जी, अपन पहुंच गए थे डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी इंडिया की कंपनी है, सबको टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम, राजस्थान में जमीन है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा सबको, सबको। इससे आपके जीटीए आ गई, इसमें डिडक्शन मिलती है। डिडक्शंस वैसे कराई नहीं है, डिडक्शन चैप्टर अलग आएगा, कराऊंगा आपको, बट एक बार के लिए आप लिख कर रख लो, क्योंकि बाद में फिर इस चैप्टर में वापस नहीं आएंगे ना। ये डिडक्शन किस चीज की मिलती है? जो आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है ना, उसकी 10,000 रुपए की छूट मिलती है ओल्ड स्कीम में। तो ओल्ड स्कीम के अंदर 10,000 रुपए की छूट मिलती है सेविंग अकाउंट के ब्याज की, और इसको एसबीआई का सेविंग अकाउंट का ब्याज मिला था 12,000 रुपए, तो इसमें से 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, 10 10 और 10। ये मत समझना कि ये पॉइंट मैंने करा दिया, इसको डिटेल में कराऊंगा जब अपन
सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पे 10,000 रुपए के ब्याज की छूट मिलती है ओल्ड स्कीम के अंदर। क्वेश्चन में लिखा होगा ये ओल्ड स्कीम के अंदर है। हाँ, शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट यानी कि ओल्ड स्कीम के अंदर है, इसीलिए ओल्ड स्कीम में 10,000 रुपए के ब्याज की छूट मिलती है। तो 10,000 रुपए का ब्याज यहां एग्जम्प्ट हो जाएगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये वाला पॉइंट करा दिया, टीटीए करवा दिया, बस आपको मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि जब मैं डिडक्शन चैप्टर करवा दूंगा तो मैं वापस थोड़ी ना आऊंगा इस चैप्टर में रेजिडेंशियल के अंदर की वापस चलते हैं। तो एक बार के लिए आप लिख लो, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि टीटीए की छूट मिलेगी। बताओ जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 8? नहीं, देखो कुछ पूछना हो तो इसमें और कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया था क्या? अच्छा, 9 तो पहले ही हो गया, 10th भी हो गया, 11th पे चलते हैं। इलेवेंथ में कुछ पूछना है तो बताओ। अच्छा, ये भी वही गेम है क्या? वही गेम है, एक एक करके। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट देखो पहले तो, पहला पॉइंट मैच करो। देखो डाउट है तो बताओ। हाँ, बता दूं? इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स, अरे तो सेम पॉइंट है, अभी तो कराया था। ओनली 50% रिसीव्ड इन इंडिया। तो पहले ना दो बंदे हैं इस क्वेश्चन में, इसीलिए पहले रमेश के बारे में सोच लो, पहले रमेश के सारे पॉइंट कर लो, फिर सुरेश के कर लेना। रमेश है एनआर, तो पहले एनआर के माइंडसेट से सोचो। एनआर को सिर्फ पहली इनकम टैक्सेबल होती है, ये देखना है अपने को। तो इसमें से 50% इंडिया में रिसीव हुआ है, तो 50% इनकम नंबर 1 बनेगा, तो रमेश को 17,500 टैक्सेबल होगा। ठीक है, पहले रमेश का सारे पॉइंट देख लो। उसके बाद डिविडेंड इसको टैक्सेबल नहीं हो रहा, क्योंकि लंदन की कंपनी है, तो इनकम नंबर 3 बनेगी, इसको टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद नागपुर का बिजनेस है, तो इसीलिए इनकम नंबर 1 बनेगा, रमेश को टैक्सेबल हो जाएगा। इंडियन कंपनी के शेयर हैं, इसलिए रमेश को टैक्सेबल हो जाएगा। चेन्नई का बिजनेस है, इसलिए रमेश को टैक्सेबल हो जाएगा। और फीस फॉर टेक्निकल रेंडेड इन इंडिया, ये सर्विसेज रेंडेड इन इंडिया है, इसलिए रमेश को टैक्सेबल हो जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट इंडिया में है, इसलिए रमेश को टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, तो और ये हाउस प्रॉपर्टी भी भोपाल की है, इंडिया की है, तब भी रमेश को टैक्सेबल हो जाएगा। तो रमेश का आंसर आ गया भाई ये 4,34,500। पहले आप रमेश का मैच कर लो, फिर उसके बाद सुरेश की बात करेंगे। रमेश वाला मैच करो पहले। हाँ जी, कौन सा? लास्ट, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की भी छूट मिलती है, पर रमेश के केस में तो है ही नहीं ना वो, रमेश के केस में तो है ही नहीं, तो रमेश के केस में तो है ही नहीं, पहले रमेश वाला मैच करो आप। रमेश वाले पॉइंट में कोई डाउट हो तो बताओ। 9th पॉइंट, भाई भोपाल इंडिया में है और उसका रेंट मिल रहा घर का, तो 1 लाख आ गया, जिसमें से 30,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, 70,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। यहां वर्ड किया हुआ है रेंट रिसीव्ड, इसीलिए 30% की छूट मिलेगी। वहां वर्ड यूज किया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसलिए 30% की छूट नहीं मिली थी। यहां 30% की छूट मिलेगी, 70,000 आंसर आएगा। हाँ जी, कहां है अक्रू आउटसाइड इंडिया? कौन सा? भोपाल इंडिया में है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वो नहीं था क्या तेरे पास सोशल साइंस? हाँ, तो सोशल वो तो होता है ना, क्या कहते हैं, जिसमें मैप आते हैं, मैप में वो भरने आते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल मैप। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बच्चा और भी है अभी अपना जनवरी बैच का, वो भी मेरे को फोन कर करके पूछता है, सर ये शहर कहाँ इंडिया में है क्या? तो भाई साहब, इंडिया की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। अब चेन्नई इंडिया में है तो इसका डाउट पूछेगा, चेन्नई सुना सुना लग रहा है, कौन सी कंट्री है चेन्नई?
हाँ तमिलनाडु में। तो बेटा ये है। अब रमेश को एक छूट मिलेगी टीटीए के अंदर। टीटीए में सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट था यूको बैंक में 7,000। तो 7,000 की छूट मिल जाएगी ओल्ड स्कीम के अंदर। तो 7,000 की छूट मिल जाएगी और नेट आंसर ये आएगा। ये लिख लो। अब ये वाला पॉइंट आपका पेंडिंग है, डिडक्शन चैप्टर होगा तब समझ आएगा आपको, बट एक बार के लिए लिख लो ये वाला पॉइंट। ये जो है ये लिख लो, है पेंडिंग, बट अभी लिख लो क्योंकि डिडक्शन चैप्टर करने के बाद अपन वापस थोड़ी ना आएंगे यहां पर। और अब ऐसा मैं कर नहीं सकता कि भाई पहले डिडक्शन चैप्टर कराऊं फिर ये कराऊं, क्योंकि भाई हर चैप्टर कहीं ना कहीं लिंक है। हर चैप्टर में एक आधा पॉइंट तो नया आ ही जाएगा, तो आखिर कोई तो पहले कराना है ना। सारे चैप्टर में कोई ना कोई लिंक है, तो सारे चैप्टर बाद में कराऊं तो पहले कौन सा कराऊं? तो कोई ना कोई तो पहले कराना ही पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, जहां कोई पॉइंट आएगा उसको छोड़ देंगे, उसको बाद में कर लेंगे, बट एक बार के लिए आप लिख लोगे आंसर में। अब ये वाला पॉइंट भी सेम है, बट आपको मैंने थोड़ा बता भी दिया कि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है उसकी ओल्ड स्कीम में कितनी छूट मिलती है, अप टू 10,000 दोनों को मिलती है, आरओ एनआरओ कोई भी हो। हाँ जी, लिख लिया ना ये वाला पॉइंट। अब क्या रह गया लिखना? पहले रमेश रमेश का करना है भाई। रमेश वाला देखो पहले, तो रमेश वाला हो गया ना। रमेश का करने के बाद सुरेश वाला देखो अब एक एक करके। अब सुरेश मन में सोचना है कि ओआर है, ओआर है तो उसको लगभग सब टैक्सेबल होगा। कनाडा के बॉन्ड्स भी टैक्सेबल हो जाएंगे, ब्रिटिश कंपनी है, इनकम नंबर 3 है फिर भी इसको टैक्सेबल हो जाएगी। नागपुर बिजनेस तो होगा ही होगा क्योंकि इनकम नंबर 3 भी टैक्सेबल होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा, सब टैक्सेबल होगा इसको। बस एक ये चीज टैक्सेबल नहीं हुई। अच्छा ये थी ही नहीं इसके पास, ये वाली इनकम जो है इसके पास थी ही नहीं, फीस वाली, वो टैक्सेबल नहीं हुई। और एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, बाकी सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा सुरेश के पास। और सुरेश का आंसर ये आएगा टोटल। अब आप लिख लो सुरेश का आंसर। इंश्योरेंस प्रीमियम एटीसी में छूट मिलती होती है लाइफ इंश्योरेंस करवाने की, खुद की, बीवी की और बच्चों की। ठीक है, बाकी डिटेल तो फिर अपन वहीं डिस्कस करेंगे डिडक्शन चैप्टर के अंदर। जितना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। देखना कितना कितने का करवाया इसने, 30,000, तो 1.5 लाख रुपए तक होता तो छूट मिल जाती, तो ये 30,000 रुपए है तो इसलिए छूट मिल जाएगी। हाँ, आर एन आर दोनों को। अब और कोई क्वेश्चन दिया था क्या? नहीं दिया? अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था? हाँ जी, 12th में कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी बताओ। हाँ 12th में एक बार को 2 बार लिखा हुआ है, ऐसे ही है यार, ऐसे ही वाले क्या करें। वो छोड़ो, कुछ समझ ना आया तो बताओ, 2 बार लिखे 3 बार लिखे वो कोई चक्कर नहीं। और बताओ 13th क्वेश्चन में देखो, 13th क्वेश्चन में पहला पार्ट बताओ पहले तो। पहला वाला डाउट है, पहला वाला है भाई, सैलरी पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू जॉन सीना, अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं जॉन, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 7 लाख रुपए फॉर द सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया। भाई हमारी गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है
चाहे उसको सैलरी बाहर मिली हो बट वो टैक्सेबल होती है, इनकम नंबर 1 मानी जाती है, टैक्सेबल हो जाएगी उसको 7 लाख रुपए। बट सैलरी चैप्टर में से भी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अगला चैप्टर अपन सैलरी वाला ही करेंगे तो ये बता दूंगा अभी मैं आज की क्लास में या कल की क्लास में। 75,000 रुपीज की डिडक्शन मिलती है, तो 7 लाख में से 75,000 माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए 6,25,000 यहां टैक्सेबल हो जाएगा। न्यू स्कीम में छूट मिलती है 75,000 की, ओल्ड स्कीम में छूट मिलती है 50,000 रुपए की, तो इसीलिए यहां 625 टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड पार्ट में देखो डाउट है तो थर्ड पार्ट है बेटा, पोस्ट ऑफिस में 19,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला राम को, ये इसको इंडिया में टैक्सेबल होगा 19,000 रुपए। लेकिन पोस्ट ऑफिस में से क्या होता है बेटा, 3500 रुपए की एग्जाम्प्ट होता है इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का 3500 रुपए इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है। ये ओल्ड स्कीम में होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो क्या क्या होता है कि अपन लिखते हैं, बंदा है राम, ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस। टोटल इंटरेस्ट है 19,000, इसमें से ना बेटा एग्जम्प्ट होता है दोनों स्कीम में 3500 रुपए एग्जम्प्ट होता है। अच्छा, मैं कई वर्ड यूज कर रहा हूं, कई जगह वर्ड यूज कर रहा हूं एग्जम्प्ट, और कई जगह वर्ड यूज करता हूं डिडक्शन, इसका क्या डिफरेंस होता है? एग्जम्प्ट का तो मतलब होता है वो चीज इनकम में ऐड ही नहीं होगी। जैसे कि ये एग्जम्प्ट है, मतलब जो मेरी यहां टोटल इनकम बन रही है, जो मेरी जीटीआई बन रही है, उसमें ये ऐड ही नहीं होगा, ये आएगा ही नहीं उसके अंदर, एग्जम्प्ट है। और डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले एक बार वो इनकम में ऐड होगा। जैसे यहां पर क्या होगा, एग्जम्प्ट है, ये अपना माइनस करके बताना कितना आ रहा है, 15,500, तो ये 15,500 रुपए इसको टैक्सेबल हो जाएगा। और कोई अगर इसकी इनकम नहीं है तो यही बन जाएगी जीटीआई 15,500। फिर इसके बाद मिलती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, और ये सिर्फ मिलती है ओल्ड स्कीम में। ये जो 3500 एग्जाम्प्ट होता है ये तो दोनों स्कीम में एग्जाम्प्ट होता है, और ये जो छूट मिलती है 80C से 80U की, ये मिलती है सिर्फ ओल्ड स्कीम के अंदर, और इस क्वेश्चन में वो ओल्ड स्कीम के अंदर है। तो इसमें से एक सेक्शन आएगा 80TTA, जहां पर आपको सेविंग अकाउंट की, चाहे वो बैंक का अकाउंट हो या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए की छूट मिलती है इंटरेस्ट की। तो ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, यहां 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, इसीलिए 5500 जो है वो नेट टैक्सेबल होगा। तो ये बेटा आएगा। तभी मैंने देखो यहां तो वर्ड यूज किया डिडक्शन, क्यों? क्योंकि पहले वो इनकम में ऐड हुआ फिर नीचे छूट मिली, और ऊपर वर्ड यूज किया एग्जम्पशन, वो इनकम में ऐड ही नहीं हुआ, ऐड ही जो है 3500 घटने के बाद ऐड हुआ 15,500। तो एग्जम्पशन और डिडक्शन का वर्ड का डिफरेंस क्या है? एग्जम्पशन मींस कि दैट अमाउंट विल नॉट बी एडेड इन द इनकम, और डिडक्शन का मतलब क्या? फर्स्टली दैट अमाउंट विल बी एडेड इन द जीटीआई, और लेटर ऑन उसको क्या कहते हैं, अपना एक माइनस करा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, उसको डिडक्शन बोलते हैं। बताइए समझ आ गया बेटा आपको? तो ये आप नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको सिखा दिया कि पोस्ट ऑफिस वाला अगर इंटरेस्ट होगा तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी। ये बात मैंने चैप्टर में नोट्स में क्यों नहीं लिखी हुई, कहां लिखी मिलेगी? अदर सोर्सेज में। ये सेम चीज बनी हुई मिलेगी आपको अदर सोर्सेज में, वहां दोबारा आपको रिवाइज करा दूंगा, बट यहां मैंने आज समझा दिया जी। ओल्ड स्कीम में 50,000 माइनस होगा। ओल्ड स्कीम में 75,000 क्यों माइनस कर रखा है बेटा? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि ये बंदा एज पर द प्रोविजंस ऑफ 115 बीएसी है, यानी कि न्यू स्कीम के अंदर है। जो पहला बंदा है वो न्यू स्कीम के अंदर है, सारे अलग अलग बंदे हैं। पहला बंदा जॉन है, दूसरा बंदा कोई और है, तीसरा बंदा कोई और है, तीसरा बंदा राम है। जो राम है वो ओल्ड स्कीम के अंदर है, तो पहला बंदा न्यू स्कीम के अंदर है और तीसरा बंदा किसमें है? ओल्ड स्कीम में। तो दोनों अलग अलग स्कीम के अंदर है, इसीलिए पहले वाले में 75,000 की छूट थी और इसमें अपना ओल्ड स्कीम में है, तो ऐसे करेंगे।
और देखो नेक्स्ट और कौन सा पार्ट है इसका, हाँ लिख लेना। फोर्थ फोर्थ पार्ट में कोई डाउट हो तो बताओ। फिफ्थ में और भी कोई क्वेश्चन दिया था क्या? चलो जी हाश।
चलो जी, आपका ना एक टॉपिक पेंडिंग है, वो करा देते हैं फटाफट से। उससे पहले जो मैंने आपको इस चैप्टर में कराया था उसको मैं 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था और रिवाइज भी करा दिया था। उससे आगे की बातें मैं आपको करा देता हूं, और वो ये है बेटा, कल मैंने जो टॉपिक कराया था, इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। इसमें पहला पॉइंट था बिजनेस कनेक्शन, यानी कि कोई फॉरेन की कंपनी है और उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, यानी कि उसका इंडिया में एजेंट बैठा है, तो उस एजेंट के थ्रू वो जो भी सेल करेगा, उसे जो भी इनकम होगी, उसको डीम्ड अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। और डीम्ड अक्रू इन इंडिया माना जाएगा तो उसको फिर क्या कहते हैं, इनकम नंबर 1 बन जाएगी और वो उसको टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे एनआर क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट था कि अगर आपकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है या कोई एसेट है या कोई बैंक अकाउंट है या आपके पास इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या इनकम हो सकती है। प्रॉपर्टी को बेच के इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है। प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है। इसके अलावा जो आपका बैंक अकाउंट होगा उससे इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, या कोई शेयर्स होगा आपके पास, शेयर से आपको इनकम हो सकती है, उसका डिविडेंड हो सकता है। या आपके पास शेयर के अलावा अगर कोई बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, अगर इंडियन कंपनी का है तो डिवेंचर हो सकता है, उससे इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये एफडी हो सकती है, उससे इंटरेस्ट मिल सकता है। ये सारी चीजें अगर उसका सोर्स इंडिया में है, क्योंकि वो बॉन्ड इंडियन कंपनी का है, तो वो इंडिया में ही अक्रू माना जाएगा और इंडिया में टैक्सेबल होगा आपको। इसके अलावा सैलरी इनकम रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया इज डीम्ड, यानी कि आपने काम इंडिया में किया, सैलरी इंडिया में कमाई, आपने काम इंडिया में किया और जब सैलरी मिलने की बारी आई तब बाहर चले गए, तो भी वो आपको सैलरी क्या मानी जाएगी, इनकम नंबर 1 मानी जाएगी, अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। इसके अलावा इंडिया का सिटीजन हो और हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के लिए काम करता हो, चाहे वो बाहर रहकर काम करता हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको इनकम नंबर क्या माना जाएगा, 1 ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, गिफ्ट मिलता है अगर आपको किसी आर से, किसी एनआर को गिफ्ट मिलता है, और वो एनआर को जो गिफ्ट मिलता है, मनी मिलती है, पैसा मिलता है, और अगर वो 50,000 से ऊपर का होता है तो उस केस में उसको इनकम नंबर 1 माना जाता है। इसके अलावा हाँ, 50,000 तक किसी को भी टैक्सेबल नहीं है, 50,000 से ऊपर जो है वो टैक्सेबल होगा। अब ये कह रहे हैं इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का ये मतलब हुआ बेटा कि अगर एनआर है, उसको वही बैठे बैठे गिफ्ट मिल रहा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि उसने गिफ्ट अक्रू आउटसाइड इंडिया किया है, उसको गिफ्ट अक्रू आउटसाइड इंडिया हुआ है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी डले हैं, जो उसका बैंक अकाउंट फॉरेन में था, तो अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर, तो इनकम नंबर 3 बननी चाहिए, बट गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, डीम्ड अक्रू इंडिया कर दिया, इनकम नंबर 1 बना दिया। इसके अलावा डिविडेंड की पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक ये वाला पॉइंट था कि अगर इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट रॉयल्टी या फिर फीस, इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस, इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस, अगर ये तीन चीजें मिलती हैं इंडियन गवर्नमेंट से, एनआर को मिलती हैं, तो हमेशा ही उसको डीम्ड अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। अगर वो ये तीन चीजें मिलती हैं इंडिया के किसी रेजिडेंट से या मिलती हैं किसी नॉन रेजिडेंट से, तो उसको इनकम नंबर 1 तब माना जाएगा जब ये तीन चीजें यूज की जाएंगी, कहां पे, जो पैसा था वो यूज किया जाएगा या जो सर्विसेज थी वो यूज की जाएंगी इंडिया में, तो ये जो तीन चीजें मिली हैं वो अपना माना जाएगा कि अक्रू इन इंडिया है, और उस एनआर को भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसके अलावा फिर अपने पास बस और कुछ नहीं कराया था। अब मैं आज आपको कराऊंगा 1 2 3 4 और 5, लगभग 4 या 5 चीजें कराऊंगा। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में अक्रू नहीं मानी जाती। ये 5 चीजें ऐसी बताऊंगा मैं जो इंडिया में अक्रू नहीं मानी जाती। ये 5 चीजें ऐसी बताऊंगा जो इंडिया में अक्रू नहीं मानी जाती। 5 चीजें कौन सी हैं? पहली, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द एक्सपोर्ट। मतलब ये एक्सपोर्ट करने के लिए आपने इंडिया से सामान खरीदा, मतलब ये कि बाहर में कोई एनआर रहता है बाहर, उसने इंडिया में सामान बेचा नहीं, इंडिया से सामान खरीदा, तो इसका मतलब बेचने वाला कौन है? बेचने वाला तो इंडियन पर्सन है। तो जो बेचने वाला इंडियन पर्सन है
उसको तो वो इनकम जो सेल होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, बट खरीदार वो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब एक्सपोर्टर इंडिया में है और जो इंपोर्टर है वो बाहर का है, तो इंपोर्टर को कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, इंडिया से कोई सामान खरीदा और खरीद कर वो अपना फॉरेन में ले गया, तो जो यहां से इंडिया सामान खरीदा है, भाई इंडिया से आप परचेज कर रहे हो तो परचेज थोड़ी ना आपको टैक्सेबल होती है। आपको तो इंडिया में सेल टैक्सेबल होगी, कि इंडिया में कुछ बेचोगे तो उससे कुछ कमाओगे, वो टैक्सेबल होगा। इंडिया से कुछ खरीदोगे वो थोड़ी ना टैक्सेबल होगा। खरीदना इज नॉट टैक्सेबल। मैं भी दुकान से कुछ जाकर खरीदता हूं, खरीदना टैक्सेबल थोड़ी ना होता है, बेचना टैक्सेबल होता है। तो परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, इंडिया से कोई सामान खरीदा और खरीद कर लेकर आया, आप उसको फॉरेन ले गए, फॉरेन जाकर बेचोगे फॉरेन, तो फॉरेन में टैक्सेबल होगा, इंडिया में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये तो है पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है बेटा, और वो है इंडिया में आप आए, तो पहले तो मैं ये हाईलाइट कर देता हूं, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया। दूसरा पॉइंट है, इंडिया में अक्सर ऐसी कुछ इवेंट्स होती रहती हैं जिसको फॉरेन के लोग कैप्चर करने आते हैं। इंडिया में मान लो आईपीएल का मैच होता है, तो उस आईपीएल के मैच को जो अपना कैप्चर करने पूरे वर्ल्ड के जो अपना वो है ब्रॉडकास्टिंग वाले, न्यूज वाले आते हैं। या कोई इंडिया का कोई टूर्नामेंट चल रहा है, कोई मैच चल रहा है, या फिर इंडिया में से विचित्र घटनाएं होती रहती हैं, कभी आंदोलन हो जाते हैं, कभी क्या कहते हैं अपना सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, कभी हो सकता है कहीं कर्फ्यू लग जाता है, कहीं बम धमाके हो जाते हैं। तो इंडिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तोड़ फोड़ मार धाड़ तो हर रोज कहीं ना कहीं गले नुक्कड़ पे होता रहता है। तो ये नॉर्मल है। तो बाहर वालों को जो है कुछ नया लगता है कि वाह आज आंदोलन हो रहा है, ठीक है, उसकी कैप्चर करके आते हैं न्यूज। तो वो बाहर से आए इंडिया में उन्होंने न्यूज कैप्चर करी, न्यूज कैप्चर करके, और इंडिया में ब्रॉडकास्ट नहीं करी। ब्रॉडकास्ट कहां करी? अपने देश में जाकर। मान लो और अपना अमेरिका का कोई न्यूज चैनल है बीबीसी, वो आया इंडिया में, उसने जाट आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, उसको कैप्चर किया कि कैसे किसान बैठे हैं, 1 महीना हो गया, 2 साल हो गए, बैठे ही हैं अपना धरना देकर बैठे हैं। तो उनका जो है वो अपना न्यूज कैप्चर करी, न्यूज कैप्चर करके उसको अमेरिका में ब्रॉडकास्ट किया। अब अमेरिका में ब्रॉडकास्ट करके उस न्यूज से जो भी कमाया, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कि आपने न्यूज इंडिया में कैप्चर करी है, ये नहीं माना जाएगा कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, और ये नहीं माना जाएगा कि आपका इंडिया में एजेंट है, और वो आपको इंडिया में इनकम नंबर 1 नहीं बनेगी, वो इनकम नंबर 3 बनेगी। हम भी तो बाहर जाते हैं भाई न्यूज कैप्चर करने, हमारे भी तो रोज न्यूज चैनल आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन के युद्ध चल रहे होते हैं, उस पर न्यूज चल रही होती है। अब ये थोड़ी ना है कि हमने रशिया यूक्रेन की कोई फुटेज चोरी करके आज तक पे चला दी इंडिया में, तो आज तक वालों को इनकम रशिया में थोड़ी ना टैक्सेबल हो जाएगी। आज तक का फर्ज है पूरे वर्ल्ड की न्यूज दिखाना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी इनकम जो हो रही है वो पूरे वर्ल्ड में टैक्सेबल हो जाएगी। मेन ये होता है कि न्यूज दिखाई कहां जा रही है, ऑडियंस कौन है, देख कौन रहा है। तो देखने वाले जब इंडियन है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। और अगर बीबीसी न्यूज चैनल इंडिया में आ गया, इंडिया में आके उसने न्यूज कैप्चर करी, कैप्चर करके वो दिखाएगा कहां? अमेरिका। तो टैक्सेबल कहां पर होगा? अमेरिका में। तो जहां वो शो करेगा, न्यूज को ब्रॉडकास्ट करेगा, वहां टैक्सेबल होगा, ना कि जहां की न्यूज होगी वहां टैक्सेबल होगा। देखो क्या लिख रखा है, कलेक्शन ऑफ न्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर आप ट्रांसमिट कर रहे हो, इंडिया में आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे, ट्रांसमिट आप बाहर कर रहे हो, तो बाहर टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट बेटा, मूवी शूटिंग होती है। अब इंडिया में वैसे तो क्या होता है कि इंडिया के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो सारे बाहर जाते हैं गाने वगैरह शूट करने। हनी सिंह आजकल दुबई रह रहा है, सारे गाने हनी सिंह दुबई से ही बना रहा है। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर हम बात करें जो वो है अपना शाहरुख खान है, वो चला गया था स्विट्जरलैंड, वहां जाकर अपना उसकी ट्रेन पे से तो वहां जाके उसने क्या कहते हैं अपना मूवी बनाई। एक वो जा सिमरन जा वाली मूवी कौन सी है जिसका नाम शायद डीडीएल है, वो बनाई वहां पर, और वो फेमस हो गया स्विट्जरलैंड के अंदर। वो ट्रेन फेमस हो गई शाहरुख खान वाली, वो मूवी फेमस हो गई, और साथ में स्विट्जरलैंड के अंदर वो जगह भी फेमस हो गई। अब जो भी इंडियन जाता है वहां जाकर जो है वही पोज में फोटो खिंचाता है। मैंने देखो पोज भी बनाकर याद रख रखा है, जब भी जाऊंगा वहां जाके फोटो खिंचाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, तो वो अपना वो जगह हम क्या करते हैं, इंडियन जो भी मूवी बनाने वाले हैं शूटिंग करते हैं बाहर, और उसके बाद फिर इंडिया में आकर उसको फिल्म को ट्रांसमिट करते हैं, इंडिया में आकर ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो भाई ये इंडिया में टैक्सेबल होगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट इंडिया में हो रहा है। लेकिन अब मैं उल्टा करता हूं
कि मान लो इंडिया में ऐसी कोई चीज फेमस हो, फेमस जैसे कि ताजमहल फेमस है, तो हो सकता है फॉरेन के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस इंडिया में आके शूटिंग करें। तो हो सकता है कि बाहर का कोई बंदा है जो इंडिया में आया, ताजमहल पे उसने फाइटिंग सीन किया और उसके बाद उसको शूट करके वो अपना चाइना में अपना क्या कर रहा है, उसको दिखा रहा है उस मूवी को। क्या वो इनकम उसकी जो चाइना में ब्रॉडकास्ट करके आएगी, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी? तो ये वाला पॉइंट है अपने को। देखो क्या लिखा रखा है, शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया, इंडिया में शूटिंग हुई है, उसको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। मतलब उसको हम ये नहीं मानेंगे कि भाई इंडिया में इनकम कुछ टैक्सेबल होगी, लेकिन उसकी कंडीशन है कि भाई वो जो एनआर है, जो शूटिंग कर रहा है, मतलब जो मालिक है फिल्म का, जो फिल्म का मालिक है, वो मालिक पहले तो एनआर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मालिक ओआर होगा फिर तो उसको सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। तो पहले तो ये मालिक एनआर होना चाहिए। दूसरा, इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा। अब प्रियंका चोपड़ा रहती तो क्या कहते हैं अपना अमेरिका में है, चाहे कहीं मर्जी रह ले बेटा, दिल तो हिंदुस्तानी है। तो मान लो उसको कोई गाना शूट करना हुआ तो वो आएगी इंडिया में, इंडिया में आकर वो शूटिंग करेगी, शूटिंग करके चाहे उसको ब्रॉडकास्ट बाहर करे, लेकिन क्योंकि उसने शूटिंग कहां करी है, इंडिया में। प्रियंका चोपड़ा सिटीजन है इंडिया की, उसके पास पासपोर्ट इंडिया का है, तो उसको ये इनकम क्या कहते हैं, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि शूटिंग इंडिया में करी है। तो प्रियंका चोपड़ा जो है वो शूटिंग करने अगर इंडिया में आएगी, इंडिया में मूवी बनाई, मूवी बनाकर वो चली गई बाहर, बाहर जाकर उसको सर्कुलेट कर रही है, फिर भी उसको इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि वो इंडिया की सिटीजन है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में आके शूटिंग कर रहा है और शूटिंग करके उसको बाहर ब्रॉडकास्ट करेगा, उस केस में इनकम टैक्सेबल इंडिया में तब नहीं होगी जब वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो उसको इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई कंपनी है या कोई फर्म आई है इंडिया में शूटिंग करने, कोई कंपनी या फर्म आई है, कोई कंपनी या फर्म आई है इंडिया में शूटिंग कर रहे, उस केस में उस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर, उस कंपनी का कोई भी पार्टनर, फर्म है तो उसका पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म का तो पार्टनर होता है, और अपना कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर। तो उस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर और उस कंपनी का कोई भी पार्टनर, उस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर या पार्टनर इंडिया का सिटीजन या इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि भाई अगर मान लो कोई कंपनी, कोई प्रियंका चोपड़ा ने मान लो कंपनी बना दी, कंपनी बनाकर वो इंडिया में आई, इंडिया में आके फिल्म की शूटिंग करी और शूटिंग करके उसको बाहर ब्रॉडकास्ट करने वाली है, तो क्या प्रियंका चोपड़ा को वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? यस, क्योंकि उसकी जो कंपनी है, चाहे कंपनी एनआर है, बट उस कंपनी का शेयर होल्डर कौन है, इंडिया का सिटीजन है। तो इसीलिए उस कंपनी को जो इनकम होगी फिल्म बनाकर वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो मतलब अगर कोई मूवी की शूटिंग इंडिया में चल रही है और उसको ब्रॉडकास्ट बाहर किया जाएगा, चाहे कोरिया की मूवी है चाहे कहीं की मूवी है, वो इनकम उनको इंडिया में टैक्सेबल तब नहीं होगी जब उस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर ना तो इंडिया का सिटीजन हो और ना ही इंडिया का रेजिडेंट हो। और अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका पार्टनर इंडिया का ना तो सिटीजन हो ना ही रेजिडेंट हो। और अगर मूवी बनाने वाला इंडिविजुअल है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, सिटीजन भी नहीं होना चाहिए। तो ये वाली बात है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, वो ये है कि मान लीजिए एक ना एरिया है इंडिया में, सूरत बोलते हैं उसको, वो बहुत ही ज्यादा जो है क्या कहते हैं, डायमंड्स के लिए फेमस है। डायमंड्स अगर बात करें कपड़ों की भी होता है, बट डायमंड्स के लिए बहुत फेमस है। और इंडिया में क्या किया जाता है, सारे वर्ल्ड से डायमंड इंपोर्ट किए जाते हैं। हम इंग्लैंड से भी डायमंड इंपोर्ट करते हैं, रशिया से करते हैं, यूक्रेन से करते हैं। यहां सबसे डायमंड इंपोर्ट करके कच्चे डायमंड आते हैं, उन डायमंड्स को कट करके पॉलिश किया जाता है और उसको ज्वेलरी बनाकर बेचा जाता है। तो हम डायमंड्स इंपोर्ट करते हैं, रो डायमंड्स, उसको कट एंड पॉलिश करके फिर उसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, अलग अलग दुबई में हमारे डायमंड्स बिकते हैं। ऑलमोस्ट लगभग 70-80% डायमंड्स इंडिया के ही होते हैं जो कट एंड पॉलिश करके बिकते हैं। इंडिया में रो डायमंड्स नहीं है, सारे रो डायमंड्स हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद इंडिया में सिर्फ क्या करते हैं, कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम करते हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर लोग काम करते हैं सूरत के अंदर, जो अपना इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो अब बात ये आती है कि इंडिया अट्रैक्ट करना चाहता है कि भाई बाहर की कंपनी आए, यहां पर डायमंड की प्रदर्शनी करें, अपने डायमंड यहां बेचने आए, रो डायमंड्स, और फिर इंडिया के मजदूर क्या करेंगे, उनको कट पॉलिश करके एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर इस तरह की प्रदर्शनी लगती रहती है, एग्जीबिशन लगता रहता है। तो मान लो बाहर की कोई कंपनी आई, उसने इंडिया के अंदर एग्जीबिशन में
आपने डायमंड दिखाए, डायमंड दिखाकर और वो अपना बाहर चली गई, उसको इंडिया में कोई टैक्सेबल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपना डायमंड शो करने आया, वो दिखाकर अपना बाहर चला गया। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जो इंडिया का इंपोर्टर होगा वो उससे ऑर्डर प्लेस करेगा कि भाई तुम अपना मेरे को ना इतने डायमंड भेज देना, 1 करोड़ का सामान भेज देना, 2 करोड़ का सामान भेज देना, रो डायमंड्स। तो वो कंपनी ना बाहर बैठे बैठे क्या कहते हैं अपना एक्सपोर्ट कर रही है, उसको कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। इंडिया में उसको इनकम तब टैक्सेबल होती है जब वो इंडिया में कोई क्या रखे, अपना एजेंट। मान लो कोई कंपनी है रशिया की जो इंडिया में रो डायमंड्स बेचती है, उसने क्या किया, वो डायमंड लेकर इंडिया में आई, एग्जीबिशन में उसने डायमंड दिखाए और उसके बाद वो वापस चली गई, और वापस अपनी कंट्री में जाकर अपना यहाँ का जो बंदा था उसने फोन किया, हाँ जी रो डायमंड जो है इतने 100 करोड़ के भेज दो। तो उसने क्या कहते हैं अपना वहां बैठे बैठे रशिया वाले ने यहां पर इंडिया में 100 करोड़ के डायमंड भेज दिए, उसको कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में उसका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, कोई एजेंट नहीं बैठा। इंडिया में आकर बस डायमंड दिखाना, इससे यह साबित नहीं होता कि आपका इंडिया में एजेंट है, तो इसीलिए आपको इंडिया में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। आप अपनी कंट्री में बैठे बैठे डायमंड इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उससे कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। इनकम टैक्सेबल तब होती है जब क्या कहते हैं इंडिया में आपका क्या हो, कोई एजेंट हो। तो यहां पर देखो क्या लिखा हो रहा है, लिखा है कि फॉरेन कंपनी है हमारे पास, वो फॉरेन कंपनी क्या कर रही है, वो अपना माइनिंग ऑफ डायमंड्स करती है, यानी कि रो डायमंड्स एक्सट्रैक्ट करती है। इंडिया में तो कोई कंपनी नहीं है जो रो डायमंड एक्सट्रैक्ट करती हो। इंडिया में तो बस क्या होता है, डायमंड्स को क्या किया जाता है, इंपोर्ट करके और इसमें पॉलिश करके सेल करते हैं। तो रो डायमंड्स एक्सट्रैक्शन कहां होती है, रशिया यूक्रेन जैसी कंट्रीज में होती है। तो उनकी कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी अगर उन्होंने क्या किया, इंडिया में बस डिस्प्ले किया, डिस्प्ले किया अनकट डायमंड्स। अनकट डायमंड्स का मतलब होता है अनपॉलिश्ड, अनकट रो डायमंड्स। और अनअसोर्टेड, असोर्टेड का मतलब होता है छांटना। अनअसोर्टेड मतलब ये हो गया कि अभी हमने छांट नहीं रखे कि कौन सा कितने कैरेट का है, कैसा है, और हमने क्या किया, रो डायमंड्स मंगाए और उन्होंने यहां पर डिस्प्ले किया। और कहां डिस्प्ले किया, स्पेशल जोन में, क्योंकि यही जो स्पेशल जोन होते हैं यहीं पर क्या होता है, यहीं पर एग्जीबिशन होता है, और इस एग्जीबिशन में उन्होंने डिस्प्ले किया और डिस्प्ले करके उन्होंने वो अपना वापस अपनी कंट्री में चले गए, तो इससे उनको कोई भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हो गया खत्म। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। हाँ जी, गोल्ड सिल्वर के लिए नहीं है, सिर्फ डायमंड्स के लिए। गोल्ड सिल्वर का ऐसा कोई केस नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की तो कोई एग्जीबिशन लगती नहीं ना इंडिया में, ये एग्जीबिशन सिर्फ डायमंड्स की लगती है। और लोग आते हैं बाहर से डायमंड यहां अपना दिखाते हैं, ऑर्डर लेकर चले जाते हैं और अपनी कंट्री में जाकर फिर इंडिया में सामान भेजते हैं, कुछ भी उनको टैक्सेबल नहीं होगा। गोल्ड सिल्वर का ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी, फोर्थ केस में अगर रेजिडेंट हो जाएगा ना, फोर्थ केस में रेजिडेंट हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, तो रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, एनआर होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है सारा एनआर के लिए है, तो फोर्थ केस में लिखा हुआ है पॉइंट एनआर के लिए है। तो ये यहां लिखिए दिया एनआर, तो यहां एनआर लिख ही दिया, नीचे अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं थी, एनआर लिख ही दिया। ठीक है, अब आते हैं बेटा अगले होमवर्क पे। होमवर्क देखो क्या क्या दिया था आपको, कहां तक हो गया, 13 तक सारे क्वेश्चन हो गए। अब अगला होमवर्क है आपका 14 करके आना है, 15 करके आना है, और पास्ट ईयर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 5 क्वेश्चन करके आने हैं। तो एसएम के सारे और पीवाईक्यू के शुरू के 3 ये आपको करके आने हैं, ये आपका होमवर्क है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क दिया जा चुका है। बाय बाय।